टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, इनका हम क्या यूज़ करते हैं और ये हमारे डेली लाइफ को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो एक तरह का रेखा खींचा गया है अर्थ पर, और ये इमेजनरी लाइंस हैं। पूरे अर्थ पर इमेजनरी लाइंस खींचे गए हैं ताकि हम अपने बहुत सारे कामों को आसान कर सकें। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये अर्थ है और ये आप जानते ही होंगे कि 23.5 डिग्री के डिग्री पर झुका हुआ रहता है। इस तरह से इतने डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ रहता है। तो इसके ऊपर दो तरह के लाइंस खींचे गए हैं। पहला लाइन होता है लैटिट्यूड्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, लैटिट्यूड आपको इस तरह से जो रेखा खींचा जाएगा अर्थ के ऊपर, ये हो जाएगा आपका लैटिट्यूड, और अर्थ के ऊपर इस तरह से जो रेखा खींचा जाएगा ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा सा हल्का सा समझ गए होंगे कि आखिर लैटिट्यूड किस तरह से खींचा जाता है और लॉन्गिट्यूड किस तरह से खींचा जाता है। तो देखिए, ये इमेजनरी लाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में अर्थ के ऊपर इस तरह का कोई रेखा है। ये हमने एज्यूम कर लिया है, साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिया है कि इस तरह से हम डिवाइड करेंगे पूरे अर्थ को पार्टीशन में, ताकि हम अपने डेली लाइफ को आसान कर सकें। जैसे सभी जगहों का समय चलाना, टाइमिंग देखना, या फिर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस क्या है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को और इस चैप्टर के टेक्स्ट को, कि आखिर इस चैप्टर में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो ये वीडियो आपको, अगर आप क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के लिए भी, तो आपको हेल्प करेगा, और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला लाइन लिखा गया है, In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere। तो आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है पिछला चैप्टर का, तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने बात की थी कि अर्थ जो है वो स्फेयर फॉर्म में नहीं है। उसका एक अलग फॉर्म है जिसको कि हम कहते हैं जियोइड। अर्थ की जो फॉर्म है अर्थ का, उसको हम कहते हैं जियोइड। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है, यानी ये रीजन और ये रीजन, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर है, और बाकी जो बीच का रीजन है, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा फुला हुआ टाइप का है, मतलब क्या कहते हैं, ब्लंज है। तो अब आप इमेजिन कर पाए हो कि कैसा लुक ये दिखता है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाए हैं तो आप ग्लोब को देख सकते हैं केयरफुली, क्योंकि ग्लोब का जो स्ट्रक्चर होता है वो अर्थ के बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जियोइड होता है, और वो अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब कई तरह के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं जिनको हम हिला भी नहीं सकते हैं, बलून जैसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम फुला सकते हैं और कहीं ले जा सकते हैं। तो ग्लोब ऐसा नहीं है, ग्लोब का जो रेशियो होना चाहिए, ग्लोब का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो अर्थ से सिमिलर होना चाहिए। उसका कोई स्पेसिफिक साइज फिक्स्ड नहीं है। तो ग्लोब को आप उसी तरह से रोटेट करते हैं, उसी सेम वे में रोटेट करते हैं जिस तरह से हमारा अर्थ रोटेट होता है। ग्लोब पर आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है उनके स्पेसिफिक करेक्ट साइज़ में। करेक्ट साइज़ कहने का मतलब है कि अगर रेशियो के हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक लेंथ ले ली जाता है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो देखिए, बात किस लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ किया जाता है। तो जब आप अर्थ जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को डिनोट करना या फिर उसका लोकेशन बताना उतना आसान नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को लोकेट कैसे करेंगे किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर पर। तो इसके लिए वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ
प्लेसेस। तो देखिए हमें कई तरह के रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी, जहाँ से कि हाँ इसके बगल में, इसके आगे, इसके पीछे, इस तरह के रेफरेंसेस या फिर लाइंस, ताकि हम उसके स्पेसिफिक लोकेशन का पता लगा सके। नेक्स्ट पर अब हम बढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो देखिए आप ग्लोब में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा इसे डिलीट कर देता हूँ, तब आपको क्लियर पता चलेगा। यहाँ पर और यहाँ पर जो और ग्लोब है, उसका सिरा जो है वो नीडल पर टिका हुआ है दोनों तरफ से, और ये थोड़े से एंगल पर झुका हुआ है, यही यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो नीडल वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है एक्सिस, एक्सिस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि आखिर एक्सिस क्या होता है अर्थ पर, तो वहाँ पर आपको आंसर करना होगा। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स। देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने आपको बताया कि नीडल्स हैं, यानी कि ये रीजन जो है और ये रीजन, रियलिटी में ये अर्थ के पोल्स हैं, यानी जो हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल सुनते हैं वो यहीं होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो देखिए अर्थ कैसे मूव करता है, सूरज तो हम देखते हैं तो वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर डूब जाता है, लेकिन रियलिटी में जो अर्थ मूव करता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है। और ग्लोब को भी हम चाहे तो वैसे ही मूव करा सकते हैं जिस तरह से अर्थ मूव करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स। तो मैंने आपको जैसा बताया कि अर्थ के पास ऐसा रियलिटी में कोई नीडल नहीं है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। तो देखिए क्या कहते हैं, ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर खुद ब खुद मूव करता है। और अर्थ में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अर्थ सन का चारों ओर चक्कर लगाता है, और उस अर्थ से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी लाइंस हैं, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये नीडल है, ये सारी इमेजनरी चीज़ें हैं, इमेजनरी लाइन से इमेजनरी चीज़ें हैं, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो ये देखिए हमारा मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है। इक्वेटर क्या होता है? तो देखिए इक्वेटर एक तरह का इमेजनरी लाइन से, इसको हम आगे देखेंगे इक्वेटर क्या होता है। तो ये जो लाइन है ये पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पहला नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा साउथर्न पार्ट। तो जो नॉर्दर्न हाफ है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा जो साउदर्न हाफ है उसे कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल हाफ्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये है इक्वेटर, इक्वेटर इस तरह से आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये थोड़ा एंगल पर अर्थ का शेप बनाया गया है। तो इक्वेटर पर से पूरे अर्थ को अगर आप डिवाइड करें तो अर्थ आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो भी इक्वल साइज के पार्ट में। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. तो देखिए जो इक्वेटर है वो एक तरह का इमेजनरी लाइन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ताकि हम आसानी से प्लेसेस को रेफरेंस कर सकें और प्लेसेस का लोकेशन पता लगा सकें। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ देखिए हमारा आ गया मेन पॉइंट, लैटिट्यूड्स। तो देखिए इक्वेटर मैंने बताया कि वो आपको पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके पैरेलल में कई सारे लाइंस खींचे गए हैं। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सभी लाइंस जो है ये इस इक्वेटर के पैरेलल में है, और इन सभी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड होते हैं उनको डिग्री में नापा जाता है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की अब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो देखिए ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से लेकर यहाँ जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो अगर सर्कल में हम नापें तो वो एक पूरे सर्कल का 1/4 होगा, यानी कि करीब पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है तो उसका 1/4 हो गया आपको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। तो ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम दिखा देता हूँ पिक्चर बनाकर। ये देखिए, ये हमारा अर्थ हो गया मान लीजिए, और ये हमारा हो गया क्या, ये लाइन हमारा हो गया आपको इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, इक्वेटर। और इक्वेटर से इस तरह से हम जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर ये हमारा हो गया पोल, ये नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है, और नीचे भी इस तरह से पोल हो गया। तो इनके बीच का जो डिग्री हो गया वो हो गया 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा साउथ पोल है या फिर नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पर स्थित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। तो देखिए 90 डिग्री जो हमारा नॉर्थ लेटीट्यूड हो गया, मतलब कि ऊपर जब हम जाएंगे तो नॉर्थ लेटीट्यूड, तो नॉर्थ पोल हो गया। अगर हम साउथ में जाएंगे यानी नीचे तो हमारा साउथ हो गया, 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। As such, all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called साउथ लैटिट्यूड। तो इसी तरह से जितने भी पैरेलल लाइंस नॉर्थ में हैं तो उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जितने भी पैरेलल लाइंस हैं साउथ में उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम पढ़ेंगे द वैल्यूज ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाई इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो देखिए जितने भी लैटिट्यूड हैं उनके साथ हम अंत में नॉर्थ या फिर साउथ को डिनोट ज़रूर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम किस हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन या फिर एस। तो देखिए एन या फिर एस, तो देखिए नॉर्थ रीजन के लिए एन और साउथ रीजन के लिए एस वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी नॉर्थ को डिनोट करने के लिए एन और साउथ को डिनोट करने के लिए एस। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए चंद्रपुर जो जगह है महाराष्ट्र में, और बेलो हॉरिजोंट, बेले हॉरिजोंट है, होंटे है, जोंटे है, अब ये तो देखना पड़ेगा, इन ब्राज़ील। तो ये दोनों जो जगह हैं ये पैरेलल लोकेटेड है 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, 20 डिग्री लैटिट्यूड पैरेलल जो है उस पर लोकेटेड है। लेकिन जो हमारा चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है इक्वेटर के, और जो हमारा ब्राज़ील का शहर है बेलो हॉरिजोंटे ये हमारा 20 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है। तो देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजोंटे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, वी सी इन फिगर दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज, द साइज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड इज डिक्रीजेज। तो यहाँ इमेज आपका दिया गया है, इक्वेटर आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री, यहाँ पर 66.5 डिग्री, यहाँ पर 66.5 डिग्री, इसी तरह से 23 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस ऑफ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यानी जो हमारा इक्वेटर है या फिर जो हमारा लैटिट्यूड्स है उनके जो इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं उनको हम इस वीडियो में अब मेरा मतलब है आगे पढ़ने वाले हैं।
तो बिसाइड्स द इक्वेटर, यानी इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, 0 डिग्री के अलावा नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, साउथ पोल 90 डिग्री एस, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया, इक्वेटर को देख के इक्वेटर की बात की, नॉर्थ पोल की बात की, साउथ पोल की बात की। ये देखिए इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, साउथ पोल 90 डिग्री पे और नॉर्थ पोल भी हमारा 90 डिग्री पे है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा भी 4 इम्पॉर्टेंट हमारे पैरेलल्स हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारा 23.5 डिग्री का जो लाइन है, हमारा 23.5 डिग्री का जो हमारा लैटिट्यूड है, पैरेलल लैटिट्यूड, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में। दूसरा हमारा लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है हमारा 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, उसके बाद आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारा अर्थ से सन से हीट आता है, गर्मी आती है, उसके हिसाब से हमने कई सारे टेम्परेचर जोन्स बनाए हैं, हीट जोन्स बनाए हैं, उनको हम अब पढ़ने वाले हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, पिछले इमेज में हमने देखा था कि ये देखिए ये जो रीजन है, मैं यहाँ आपको क्लीन कर देता हूँ इमेज। ये जो रीजन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन के बीच का जो रीजन है, ग्रीन में जो यहाँ पर हल्का ग्रीन में दिखाया गया है, इनके बीच जितने भी आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये जैसे ये 20 डिग्री 23.5 डिग्री 0 डिग्री 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं। उन सभी लैटिट्यूड्स पर साल में कभी न कभी जो हमारा सूरज है वो बिल्कुल एकदम ऊपर होता है, किसी न किसी दिन, मतलब एकदम दोपहर में सर के ऊपर होता है 90 डिग्री पर। और ये जो रीज़न है ये सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है इसी वजह से, और इसीलिए हम कहते हैं इसे टॉरिड जोन। तो इसे आप चाहे तो नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉरिड जोन क्या होता है। तो देखिए टॉरिड जोन जो रीजन है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, जहाँ पर जो हीट है वो पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका रीज़न क्या है। देखिए टॉरिड जोन जो है उसमें कभी साल में कभी ना कभी जो लाइट है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ती है, जैसा कि आप यहाँ टॉर्च लाइट के एग्जांपल में देख सकते हैं। उसके बाद के जो रीजन्स हैं वहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री के से ज़्यादा डिग्री पर पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पर रिसीव नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बाद का जो रीजन है, यानी उसके ऊपर का रीजन या फिर उसके नीचे का रीजन, वहाँ पर साल में कभी भी आज तक सूरज 90 डिग्री पर सूरज की धूप नहीं पड़ी है। वो एक एंगल पर दिखती है। द एंगल ऑफ द सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। तो देखिए जैसे जैसे हम ये जो हमारा टॉरिड रीजन था और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर जाते जाएंगे पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ,
तो वैसे वैसे जो हमारा एंगल है धूप का एंगल कम होता जाएगा। और एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। तो देखिए आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर में उनका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और इसीलिए इन रीजन्स को कहा जाता है टेम्परेट जोन्स। तो ये भी आप नोट कर लें कि टेम्परेट जोन्स कौन से रीजन होते हैं। तो टेम्परेट जोन्स आपके होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का रीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आखिर इस रीजन में क्या है, इस रीजन में जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा टॉरिड जोन के मुकाबले कम होता है। उसका रीज़न यह है कि इस रीजन में सूरज की धूप कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, हमेशा एक एंगल पर पड़ती है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन। तो एक बार मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ इन रीजन्स को, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, तो हमने टॉरिड जोन, यहाँ देखिए टॉरिड जोन है ये रीजन। ये इमेज को मैं क्लीन कर देता हूँ। हमारा ये रीजन देखिए टॉरिड जोन है, पूरा ग्रीन का जो ये रीजन है ये हमारा टॉरिड जोन हो गया। यहाँ पर साल में कभी ना कभी हमारी सूरज की जो धूप है वो 90 डिग्री पर पड़ती है। इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट हमारा हो गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर हमारा जो आर्कटिक सर्कल है ये रीजन हो गया हमारा टेम्परेट जोन, और इसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। और इधर साउथ टेम्परेट जोन हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पर टॉरिड जोन के मुकाबले, यानी इस रीजन के मुकाबले गर्मी कम होती है, धूप कम होती है, ठंडी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की धूप कभी भी सीधी नहीं पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो रीजन है वो है एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। तो देखिए आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में आर वेरी कोल्ड। तो ये देखिए ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर धूप बहुत ही मुश्किल से आती है, और इस रीजन में धूप की जो गर्मी है वो उतनी ज़्यादा फील नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, और वो ये रीजन बहुत ही कम हीट रिसीव करता है, और इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है फ्रीजिड जोन। तो सिंपली इसका मीनिंग हुआ वेरी कोल्ड। तो फ्रीजिड जोन यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया फ्रीजिड जोन, और ये हो गया फ्रीजिड जोन। आर्कटिक सर्कल के ऊपर से लेकर नॉर्थ पोल, और हमारा अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल, ये हो गया हमारा फ्रीजिड जोन। तो यहाँ तक तो हम समझ क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स किस यूज़ में आते हैं। तो देखिए वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो लाइंस खींचे गए हैं इमेजनरी लाइंस, उसका यूज़ क्या है। उसका यूज़ जनरली किसी भी जगह का स्पेसिफिक पोजीशन, यानी स्पेसिफिक लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट के साथ शुरुआत हम करते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो देखिए वहाँ पर हमने देखा था कि लैटिट्यूड जो है वो एक इमेजनरी लाइन है, और वो इस तरह से लाइन खींची गई है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से लाइंस खींचे गए हैं अर्थ के ऊपर। तो देखिए अर्थ के ऊपर जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस लाइन के ऊपर कोई हो सकता है जगह यहाँ पे हो और दूसरा जगह यहाँ पे हो। तो ये दोनों एक तरह से इनका लोकेशन उस लैटिट्यूड के मुताबिक एक ही है, लेकिन ये रियलिटी में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इस वजह से लैटिट्यूड से केवल हमारा काम नहीं चलने वाला था, इसलिए एक और लाइन की हमें ज़रूरत थी जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइन खींचे गए हैं, यही लाइन है लॉन्गिट्यूड्स। तो आइए अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वही चीज़, वैसा ही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है आगे। ये देखिए टोंगा आइलैंड्स जो कि है पैसिफिक ओशियन में, और मॉरिशस आइलैंड जो कि है इंडियन ओशियन में, ये दोनों सिचुएटेड हैं सेम लैटिट्यूड पर, यानी 20 डिग्री साउथ पर। 20 डिग्री साउथ पर ये सिचुएटेड हैं,
तो उस वजह से अगर लैटिट्यूड के मुताबिक हम देखें तो इनका लोकेशन बिल्कुल सेम होगा, इनका स्पेसिफिक लोकेशन हमें पता नहीं चलेगा, जबकि ये एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। तो उन्हें प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए, नाउ इन ऑर्डर टू locate them precisely we must find how far east or west these places are from given line of reference running from north pole to the south pole। तो देखिए एक दूसरे से उनके दूरी को, पॉइंट को निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा कि जिसे हम एक यूनिवर्सल क्या कहते हैं हम, जिसके मुकाबले हम कंपेयर करें कि एक इस जगह से कितना ईस्ट है और एक कितना वेस्ट है, सॉरी इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है, तब हमें एक तरह से पता चलेगा कि आखिर वो एक दूसरे से कितना दूर है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स का। और ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो देखिए ये जो लाइंस खींचे गए हैं रेफरेंस के लिए, इन लाइंस को कहा जाता है मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन, सॉरी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के टेस्ट को पढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो देखिए वो जो लाइंस हो गए, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि वो जो इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस खींचे गए हैं ये तो मेरिडियन हो गए, ये सारे मेरिडियन हो गए, ये वाला इस तरह से सारे ये मेरिडियन हो गए। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको नापा जाता है डिग्री ऑफ मेरिडियन के हिसाब से, यानी उनके बीच में कितनी डिग्री का डिफरेंस है पोल के ऊपर, क्योंकि पोल पर सारे जो मेरिडियंस हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। दे आर सेमी सर्कल एंड the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो देखिए ये जो डिग्री होता है ये 1 डिग्री पर एक मेरिडियन इस तरह से है, लेकिन उस डिग्री को भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि प्रिसाइजली लोकेशन पता लगाया जा सके। जैसे यहाँ पर है एक मेरिडियन है, दूसरा मेरिडियन है, तीसरा मेरिडियन है, चौथा मेरिडियन है, इस तरह से बहुत सारे मेरिडियन हैं। तो इन मेरिडियंस को सही तरीके से पता लगाने के लिए इनके बीच का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर जो लोकेशन है उनका लोकेशन प्रिसाइजली पता लगाने के लिए एक डिग्री को, एक जो डिग्री होता है उसे मिनट में डिवाइड किया जाता है और फिर 1 मिनट को फिर सेकंड में डिवाइड किया जाता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया, मैं इधर लिखता हूँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 डिग्री में आपका 60 मिनट हो गया और 1 मिनट में हो गया आपका 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 डिग्री में 60 मिनट। तो देख सकते हैं 1 डिग्री को कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अब हम अपना टेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए ये तो हमने यहाँ देख लिया कि मेरिडियंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसके बाद तो ये जो सारे लाइंस हैं, ये मेरिडियंस एक तरह का सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जैसे अर्थ है, उतना अच्छा मेरा सर्कल नहीं बन रहा है, फिर से बना देता हूँ। ये अर्थ है यहाँ पर। अब इस तरह से जो ये लाइन खींचा गया है एक पॉइंट से लेकर और दूसरे पॉइंट तक खींचा गया है और ये एक तरह का सेमी सर्कल फॉर्म करता है। इसको अगर हम कंप्लीट मिला दें तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल जैसा लाइन। तो वैसा है। तो इस तरह से जितने भी आपके मेरिडियंस हैं, ये वाला, इस तरह से बहुत सारे मेरिडियंस हैं, ये सभी जाकर मीट करते हैं आपके पोल पर, यानी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। तो वहीं से हम डिग्री नापते हैं कि आखिर एक मेरिडियन और दूसरे मेरिडियन के बीच में कितनी डिग्री का फासला है, और उसी से हम डिस्टेंस नापने के लिए उसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जितने भी आपके मेरिडियंस हैं उनके बीच में डिफरेंस 0 हो जाता है पोल पर, क्योंकि पोल पर जाकर वो सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड,
अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखिए हमने जैसे लैटिट्यूड में देखे थे कि जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं, उनके बीच में उनका जो लेंथ होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन जितने भी मेरिडियंस होते हैं उनका जो लंबाई होती है उनकी वो बराबर होती है, क्योंकि वो एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे हैं, वहीं दूसरा लाइन भी एक पोल से दूसरे पोल जा रहा है, तो उनके बीच में जो लेंथ है उसका डिफरेंस नहीं होता। Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where is the British Royal Observatory is located. The meridian is called prime meridian. तो देखिए ये शुरुआत में जब इन मेरिडियंस को बनाया जा रहा था, इन लाइंस को बनाया जा रहा था, इमेजिनरी लाइंस को खींचा जा रहा था, उस समय लोगों के सामने ये बहुत ही दुविधा थी कि आखिर इसका नंबरिंग कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए, 3rd डिग्री कहाँ पे होगा, 4th डिग्री कहाँ पे होगा, 50 डिग्री कहाँ पे होगा, 90 डिग्री कहाँ पे होगा। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी थी, परेशानी नहीं कह सकते, उनके कन्फ्यूज़न थी कि आखिर शुरुआत किस देश से किया जाए। तो उस सभी देश उस समय एग्री हो गए कि जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वो उसको एक मान लिया जाए, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन को क्या कहेंगे, मेन पॉइंट मान लिया जाए जहाँ से 0 डिग्री गुजरेगी और उसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा, यानी वहीं से काउंटिंग शुरू होगी और वहीं से 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री शुरू होगी। तो इसीलिए उस जगह को, यानी ग्रीनविच जहाँ पे है, जहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, और जहाँ से हम 180 डिग्री तक नापते हैं, या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए आपका प्राइम मेरिडियन है, ये है 0 डिग्री, और इधर जाइएगा तो आपका 180 डिग्री ईस्ट तक नापा जाता है, 180 डिग्री ईस्ट, और इसी तरह से इधर जाइएगा तो आपका 180 डिग्री वेस्ट तक नापा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 360 डिग्री यानी पूरे सर्कल का एक रिवॉल्यूशन बनता है। तो इसका देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकवर्ड बता देता हूँ पीछे की बात। उस समय जिस समय ये लाइन खींचा जा रहा था, उस समय ब्रिटिश जो शासन थी वो बहुत देशों में फैली हुई थी, यानी उपनिवेश उसने बना कर रखा था बहुत सारे देशों में। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं उस समय उसका धाक चलता था, इसलिए वहाँ पर सभी लोग राजी हो गए वहाँ पर ग्रीनविच को 0 डिग्री मानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो देखिए 0 डिग्री से लेकर अगर 180 डिग्री तक जाते हैं तो वो एक सेमी सर्कल फॉर्म करता है, और इसी तरह से इधर से हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री जाएंगे तो वो भी एक सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जो 180 डिग्री का जो है, 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री से 180 डिग्री, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इन्हें कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जिस तरह से हमने देखा था कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से हमारा प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर E फॉर द ईस्ट एंड W फॉर द वेस्ट। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइम मेरिडियन का डिग्री दिया गया है, और मेरिडियन का डिग्री दिया गया है, उसमें आप 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में होगा, उसे हम वेस्ट उसके डिग्री के साथ लिखते हैं उसका सही लोकेशन जानने के लिए, और जो ईस्ट में होगा उसके साथ हम E लिखते हैं, यानी ईस्ट, उसका सही लोकेशन जानने के लिए। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो सेम लाइन पर है, यानी प्राइम मेरिडियन जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल इसके पीछे ये दोनों लाइंस 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन पर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now look at the grid of parallels of the latitudes and the meridians of longitudes on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhabri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude.
sorry, longitude. Find out the point where these two lines cut each other. The point will be location of ध्रुवी। तो यहाँ पर आपको एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए असम में जो आपका ढबरी है वहाँ वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। अगर आप ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा इसी शहर को पाएंगे। ये जो हमारा ढबरी शहर है, इसी शहर में आप पहुंचेंगे। तो ये यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन पेपर। तो यहाँ पर आपको एक तरह का टास्क दिया गया, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। एक आप पेपर लें, उसके ऊपर इस तरह से लाइन आप खींच दें और उस तरह का और इसी तरीके से नंबरिंग कर दें। तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो स्पेसिफिक डॉट जहाँ पर ये लाइन कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस जगह पर आपको आप उस तरह से उसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालते हैं जिस तरह से आप यहाँ इस पॉइंट का लोकेशन निकालेंगे, जैसे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इसी तरीके से। तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आप समझ जाएंगे आप पढ़ने पर। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ का लोकेशन, यानी टाइम जोन जिसे हम कहते हैं। आगे हम टाइम जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी का टाइम जोन दिया गया है कि उनका टाइम क्या है और कहाँ। ये देखिए यहाँ पर है ग्रीनविच, इस तरीके से ग्रीनविच लाइन खींचा गया है और इस तरह से ये जाता है। इसी को 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री, और यहाँ से प्लस, और ये घंटा यहाँ पर बताता है +1, 1 घंटा टाइम इसका आगे चलता है। अभी इसको रोक देते हैं, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो देखिए लॉन्गिट्यूड का यूज़ टाइम के लिए भी किया जाता है कि आपके घड़ी में जो टाइम अभी बताया जा रहा है उसका वो लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके ही दिखाया जा रहा है, और सब पूरे वर्ल्ड का जो टाइमिंग है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही चलता है। यानी जितने भी घड़ी चलते हैं वर्ल्ड में वो सभी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही चलते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो देखिए समय का निर्धारण करना कि आखिर अभी कितना समय हो रहा है, इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है और मून का मूवमेंट होता है और जितने भी प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से हम समय का निर्धारण करें कि आखिर अभी कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखिए हम चाहे तो किसी भी और घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सूरज है वो डेली राइज करता है और डेली डूबता है। तो एक तरीके से ये बेस्ट टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा समय बता सकता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। तो देखिए जो शैडो कास्ट का जो सिस्टम है जिसको यूज़ करके टाइम निकाला जाता है उसके अनुसार आप लोकल टाइम तय कर सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। तो देखिए शैडो का फॉलो करके एक तरीका होता है जिसमें कि शैडो के हाइट के हिसाब से हम समय का निर्धारण करते हैं कि अभी कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। तो उससे भी लोकल टाइम बहुत जगह निकाला जाता है और पहले भी निकाला जाता था। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। देखिए जब प्राइम मेरिडियन के ऊपर जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी एकदम बिल्कुल आपका 90 डिग्री पर आपका सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो उस समय में जो ग्रीनविच लाइन है उस पर जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर उस समय में नून हो रहा होगा, यानी दोपहर हो रहा होगा, और बिल्कुल मिड डे होगा। मिड डे यानी बिल्कुल दोपहर के 12 बज रहे होंगे जैसा हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 बजे ही बिल्कुल ऊपर आता है, वो मिड डे के समय में आता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बात तो शायद मैंने बताया है पहले कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, लेकिन हमें सूरज को देखकर लगता है कि सूरज ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, लेकिन हमारा अर्थ मूव करता है उल्टा। तो उस हिसाब से तो जितने भी प्लेसेस होते हैं ग्रीनविच के ईस्ट में, वो उन सभी का समय ग्रीनविच से आगे चलता है, और जितने भी
प्लेस, जितने भी जगह ग्रीनविच से वेस्ट में हैं, उन सभी का समय ग्रीनविच से पीछे चलता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो देखिए जो डिफरेंस है समय का वो इस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए अर्थ जो है वो 360 डिग्री मूव करता है 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में वो एक फुल रोटेशन ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 15 डिग्री 1 घंटे में मूव करेगा, 1 आवर 1 घंटे में वो 15 डिग्री मूव करेगा। और तो इस हिसाब से जब 12 बज रहे होंगे दोपहर के ग्रीनविच में जब 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उसी समय में 15 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच के, यानी ग्रीनविच से जो 15 डिग्री ईस्ट में जो जगह है, जो जितने भी जगह आते हैं वहाँ पर समय 1 घंटा आगे चलेगा ग्रीनविच से, 1 घंटा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय में उस जगह पर 1 PM हो रहा होगा, यानी ग्रीनविच मान लीजिए आपका 0 डिग्री पर है, तो उसी तरीके से 15 डिग्री ईस्ट जो जगह होगी, जिस जगह का ये मेरिडियन का डिग्री होगी, वहाँ पर 1 घंटा आगे चलेगा समय, यानी कि करीब 1 बजेंगे, दोपहर के 1 बजेंगे, जबकि आपका प्राइम मेरिडियन पर यानी ग्रीनविच पर उस समय में 12 बज रहे हैं। इसी हिसाब से सारे जगहों का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है। और इसी वजह से इसी तरीके से जो वेस्ट में होगा 15 डिग्री, उसका समय 1 घंटा पीछे चलेगा, यानी कि करीब दोपहर के 11 बजेंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पर इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। तो इसी तरीके से जो 180 डिग्री है हमारा, तो वो तो ईस्ट वेस्ट नहीं होता क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन पर पड़ते हैं। 180 डिग्री में आपका जो समय है वो 12 घंटे आगे चलेगा, 12 आवर्स, यानी कि दोपहर के जब 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, यानी कि इंग्लैंड में, उसी समय में जितने भी जगह जो हमारे 180 डिग्री पर आते हैं वहाँ पर उस समय में रात के 12 बजेंगे, रात के 12 बजेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. That is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see all the places on the given meridian of longitude have the same local time. तो देखिए इसी तरीके से जितने भी आपके देश हैं या फिर लोकल टाइम जोन है, वहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ जिस पर जब दोपहर में बिल्कुल सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, और उसी को मिला लिया जाता है 12 o'clock से, यानी कि 12 बज रहे हैं वहाँ पर उस समय, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है। यानी कि कैलकुलेट कर लिया जाता है कि वहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं, और इस हिसाब से वो जो टाइम जोन है वहाँ पर समय को मिला लिया जाता है, और उसी हिसाब से पूरे उस टाइम जोन का या फिर पूरे देश का समय लोकल टाइम चलता है। तो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। तो देखिए जितने भी आपके लोकल कोई भी प्लेस है, मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए, तो इंडिया में आपके बहुत सारे मेरिडियंस गुजरते हैं, एक नहीं करीब 10 या 15 मेरिडियंस गुजरते हैं, हर डिग्री पर एक मेरिडियन गुजरता है। तो इस तरीके से जो वहाँ के टाइम्स हैं वो एक दूसरे से ज़रूर ही डिफ़र करेंगे अगर हम एक डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करके और उस तरीके से टाइम निकालने लगे। तो मान लीजिए कि वहाँ पर जैसे अगर आपके ट्रेन्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे आपके आसाम से जाते हैं आपके गुजरात, तो इन दोनों के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों प्लेसेस के बीच में। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रेन यहाँ से निकलती है, बोलती है कि मैं 8 बजे पहुँचूँगा, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा रियलिटी में। या फिर कोई भी काम करना है बहुत बड़े इलाके में, जैसे इंडिया जैसे बड़े देश में, या फिर चाइना जैसे बड़े देश में, या फिर किसी और बड़े देश में, तो वहाँ पर टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऑफिशियल वर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पूरी जो कंट्री होती है या फिर एक स्पेसिफिक टाइम जोन जो होता है वो एक टाइम को फॉलो करता है ताकि सही तरीके से सभी चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल यहीं पर वही चीज़ें दी गई हैं कि करीब 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है टाइम में आपका जो द्वारका है गुजरात में और डिब्रूगढ़ है असम में। तो इसीलिए
ज़रूरी है कि हम एक ऐसे लोकल टाइम को अडेप्ट करें जो कि देश के कहीं सेंटर में स्थित हो। तो इसीलिए कि जो लॉन्गिट्यूड हमारा है 82.5 डिग्री ईस्ट का, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का, तो इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और जितने भी लोकल टाइम है पूरे इंडिया में, उसको इसी समय के अनुसार मिला लिया जाता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। तो ये ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो टाइम है ये ऐसा नहीं है कि ये गुजरात का टाइम है या फिर आसाम का टाइम है। ये टाइम है आपका इस जगह का, इस लाइन पर जितने भी जगह है वहाँ का, क्योंकि ये पूरे जो देश है उसके बीचों बीच पड़ता है। और इस तरीके से हम इसका टाइम इधर भी फॉलो करते हैं, इस रीजन में भी और इस रीजन में, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में परेशानी ना हो और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कोई कहता है कि मैं 8 बजे निकलूँगा, तो यहाँ का 8 यानी आसाम का 8 और गुजरात का 8 एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का 8 1 घंटा पहले होता है, यहाँ का 8 1 घंटा बाद होता है। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलाया जा सके, समय का सही तरीके से निर्धारण हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाइम नियर भोपाल। भोपाल के पास एक छोटे से शहर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड had started 2 PM in London. This means that match would begin at 7:50 PM in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इसमें एक लड़का है कबीर, जो कि भोपाल के पास एक छोटे से शहर में रहता है। वो अपने दोस्त आलोक से बात कर रहा है और कह रहा है कि देख यार देख, हम लोग आज सोने नहीं पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि इंग्लैंड में मैच 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे शुरू हो रहा है, जो कि इंडिया में शुरू होगा 7:30 में, 7:30 PM यानी रात के 7:30 बजे शुरू होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों मतलब आपको कहा गया कि आप पता लगाएं कि जो इंग्लैंड है और इंडिया है इनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का टाइम डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच जो 0 डिग्री लाइन है उससे 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 घंटा 30 मिनट पता चलेगा कि 5 घंटा 30 मिनट आगे समय चलता है इंडिया का इंग्लैंड के मुकाबले। और इसी वजह से जब 2 बजेंगे इंग्लैंड में यानी लंदन में, उसी समय में हमारे यहाँ इंडिया में 7:30 बजेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं बहुत ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा समय डिफरेंस वाले भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए हम 82.5 डिग्री पर रहते हैं, कोई 130 डिग्री पर रहता है, कोई 150 डिग्री पर रहता है, तो उनका जो समय है वो और भी आगे चलेगा, 10 घंटे 11 घंटे इस तरीके से आगे चलेगा। Some countries have a great longitudinal extent so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia. तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, उनका जो लेंथ होता है क्या कहते हैं हम जो विस्तार होता है उनके देश का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस वजह से अगर वो एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करें तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम रसिया की बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल में, तो रसिया की लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि अगर वो एक स्टैंडर्ड टाइम को अगर बनाकर और फॉलो करने लगे तो जो दूसरा सिरा है वहाँ पर टाइमिंग को लेकर बहुत परेशानी आएगी और दूसरे सिरे को भी बहुत परेशानी आएगी। तो इस वजह से वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन को यूज़ किया जाता है। और इसी में आप देखें तो वहाँ पर करीब 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, यानी कि पूरे रसिया को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर पार्ट का अपना अलग अलग टाइम जोन है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलाया जा सके। इसी तरीके से पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन में और हर एक टाइम जोन एक दूसरे से 1 घंटा डिफरेंस पर है। और इस जो हर एक जोन है वो एक दूसरे से 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस पर है। तो यहाँ पर मैं आपको अंत में फ़ोटो दिखा देता हूँ, जो टाइम जोन वाला फ़ोटो था ऊपर
उसको दिखा देता हूँ तो आपको सही तरीके से वो समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो अलग अलग कलर हैं वो आपको अलग अलग टाइम जोन बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका ग्रीनविच लाइन है इस तरीके से, यहाँ से 0 डिग्री, और यहाँ से आपका +1 यानी 1 घंटा इस जगह का समय आगे चलता है, 1 घंटा, 1 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा आगे चलता है, इस रीजन का 3 साढ़े 3 घंटा आगे चलता है, 4.5 घंटा, 5 घंटा, इंडिया का यहाँ देख सकते हैं आप 5.5 घंटा टाइम आगे चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रसिया, ये जो रीजन है यहाँ से लेकर इस तरीके से ये आपका पूरा रशिया है। तो देख सकते हैं अगर इतने बड़े रीजन को अगर एक टाइम जोन के अनुसार चलाया जाए तो सही नहीं होगा। इसी वजह से पूरे रसिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग कलर के अनुसार कितने सारे टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। एक टाइम जोन का 3 घंटा आगे चलता है, एक का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8, 9, 10, 11, 12, तो इतने सारे टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया। इस तरीके से आप अगर वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में आपको +3 इसी तरीके से यूएसए को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। शायद यूएसए को 7 पार्ट्स में शायद डिवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे यूएसए को। और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टाइम जोन को, और कौन कौन कंट्रीज़ के कौन कौन से टाइम जोन है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया।